दोस्तों नमस्कार। गीता में कहा गया है कि जैसा कर्म करेगा इंसान वैसा फल देगा भगवान। शायद केजरीवाल साहब के साथ आजकल यही हो रहा है। जिस तरह से उन्होंने अपनी सत्ता का दुरुपयोग किया और जिस तरह से उन्होंने देश की जनता के द्वारा दिए गए शासन व्यवस्था को पर्सनल गेन के लिए मिसयूज किया, आज वो सारी स्थितियां उनके विपरीत खड़ी होती जा रही। आज मैं बात करूंगा दो हाई कोर्ट के उन निर्णयों की जो केजरीवाल के लिए बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। ये दो निर्णय हैं, एक उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स से संबंधित और दूसरा उनकी निजी जो ईडी की इंक्वायरी चल रही है उससे संबंधित। सबसे पहले हम बात करते हैं वोट बैंक पॉलिटिक्स को लेकर। आपको पता है कि केजरीवाल का वोट बैंक दो तरीकों से चलता है। एक तो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स और दूसरा है फ्री बीज पॉलिटिक्स। फ्री बीज, देश के जनता का पैसा अपने स्वार्थ के लिए लुटाओ, हर इंसान को चाहे वो एंटाइटल्ड है या नहीं है, डिजर्विंग है या नहीं है, टैक्स पेयर के पैसे से सब कुछ फ्री में लुटाओ। ये है उनकी फ्री बीज पॉलिटिक्स। दूसरी उनकी जो पॉलिटिक्स है वो है अपीजमेंट पॉलिटिक्स। उनको पता है कि मुस्लिम समाज को अगर वो खुश रखेंगे, क्योंकि मुस्लिम समाज बीजेपी के अगेंस्ट है और उनको अभी तक कांग्रेस का सहारा था, तो वो कांग्रेस का अल्टरनेट बन के माइनॉरिटी पॉलिटिक्स, खासकर मुस्लिम पॉलिटिक्स को अपनी तरफ करना चाहते हैं। और इसीलिए जहां पे भी मुस्लिम समुदाय संबंधित कोई भी निर्णय होता है उसमें अगर हो सके तो कानून की भी धज्जियां उड़ा दी जाए, सिस्टम की भी धज्जियां उड़ा दी जाए, लेकिन वोट बैंक पॉलिटिक्स बचनी चाहिए। यही बात दिल्ली हाई कोर्ट के एक जजमेंट में आई है, जब जजेस ने ये कहा कि हम 21वीं शताब्दी में हैं और ये देश चलेगा कानून के हिसाब से, किसी राजनेता या किसी पॉलिटिशियन की मनमर्जी से नहीं चलेगा। क्योंकि ये मुद्दा था जामा मस्जिद से संबंधित। जामा मस्जिद के आसपास, जिसको कहते हैं कि जैसे शहरों में डेवलपमेंट होता है, तो वहां पे भी बाग थे, गार्डन्स थे लोगों के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन जामा मस्जिद ने अपने दोनों तरफ जो गार्डन थे उन पे कब्जा कर लिया था। और कब्जा करने की हकीकत ये थी कि वो गार्डन एमसीडी के थे, वो किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं थी या जामा मस्जिद की प्रॉपर्टी नहीं थी, वो एमसीडी के गार्डन थे। एमसीडी में दिल्ली सरकार की, मतलब आम आदमी पार्टी की सरकार है। और इस समय स्थिति ये है कि जो गार्डन है उसका एक गार्डन अभी भी, एक तो एमसीडी ने खाली करवा लिया था, लेकिन एक गार्डन अभी भी जामा मस्जिद के कब्जे में है और वहां पे एमसीडी के अधिकारियों को घुसने की भी मनाही है। जब ये मुद्दा हाईकोर्ट गया तो उन्होंने कहा, देखिए ये देश कानून से चलता है, आप जाइए और गार्डन खाली कराइए और जरूरत पड़े तो पुलिस का सहारा भी लीजिए, लेकिन ये पब्लिक प्रॉपर्टी है। आपको जनता ने एज ए पब्लिक ट्रस्ट ये जिम्मेवारी दी है कि आप जाके जनता की प्रॉपर्टीज की हिफाजत करेंगे, तो आप जाइए और उन गार्डन्स को खाली कराइए। फिर ये आर्ग्यूमेंट आया कि सर वहां पे तो वजू खाना भी है। तो कोर्ट का ये कहना था, देखिए ये कानून के हिसाब से गैर कानून, इसीलिए एमसीडी को ये हिदायत दी जाती है कि आप जाइए और गार्डन का पोजीशन अपने हाथ में लीजिए, पोजीशन जामा मस्जिद के पास नहीं होगा। और अगली डेट 21 दिसंबर के आसपास दी गई है। अब एक महीने का टाइम करीब है केजरीवाल साहब के पास। अपने वोट बैंक पॉलिटिक्स में वो कैसे आगे बढ़ते हैं, कैसे अपने लोगों को समझाते हैं कि भैया गार्डन खाली कर दो और आप अपना वजू खाना वहां से हटाइए, ये एमसीडी की प्रॉपर्टी है और एमसीडी आम आदमी पार्टी के इस समय कब्जे में है। तो क्या वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स में कोर्ट के ऑर्डर को मानेंगे, वोट बैंक को नाराज करेंगे, या उनको मनाएंगे कि आप कानून के हिसाब से चलो, हम भी कानून के हिसाब से चलेंगे और एक एमिकल रास्ता बीच का निकलेगा। क्योंकि प्रॉपर्टी जनता की है, ना जामा मस्जिद की है, ना केजरीवाल साहब की है। तो ये है एक कोर्ट ऑर्डर जो शायद केजरीवाल की वोट बैंक पॉलिटिक्स को झटका देगा। दूसरा उससे महत्वपूर्ण केस है जिसमें ईडी के सम्मन को लेकर कोर्ट ने बहुत तीखी टिप्पणी करी। दोस्तों, ये ईडी का सम्मन गया था, जैसे केजरीवाल साहब दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं,
अपने आप को संवैधानिक पद पे बोलते हैं। इसी तरह से ये मुद्दा गया था बंगाल के लॉ मिनिस्टर का, दिल्ली हाई कोर्ट में आया और उन्होंने ये कहा कि साहब मुझे सम्मन क्यों बुलाया गया है, ना मैं एक्यूज्ड हूं ना मैं कुछ और हूं, तो मुझे सम्मन क्यों भेजा गया है। तो कोर्ट ने साफ कहा कि जिस धारा के तहत आपको सम्मन भेजा गया है वहां आपको इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है, वो है जो पीएमएलए एक्ट है उसका सेक्शन 50। इसी के तहत केजरीवाल साहब को भी सम्मन भेजा गया था, जिसको केजरीवाल साहब ने इसी तथ्य को देके कहा कि साहब ना तो मुझे बताया गया कि मुझे क्यों बुलाया जा रहा है, ना मैं एक्यूज्ड हूं ना मैं विटनेस हूं, और यह भी नहीं बताया गया कि मुझे किस हैसियत से बुलाया जा रहा है, कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं या मैं आम आदमी पार्टी का कन्वीनर हूं। कोर्ट ने यही बात लॉ मिनिस्टर जो बंगाल के आए थे उनको कहा, आपको बुलाया गया है, आपको जाना होगा। आपको अगर यही नहीं पता कि आप एक्यूज्ड हैं, विटनेस है, तो फिर आप रिलीफ मांगने क्यों आए हैं। कानून ये बोलता है कि आपको अगर इंक्वायरी के लिए बुलाया गया है तो आपको जाना चाहिए। अब केजरीवाल साहब का भी यही बहाना था। तो अब सवाल ये है कि जब कोर्ट ने कह दिया अगर आपको बुलाया गया है तो आपको जाना चाहिए, अब केजरीवाल साहब के वकील क्या कोर्ट जाके रिलीफ मांगने की हिम्मत करेंगे, और अगर हां तो कौन सा बहाना बनाएंगे, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन जब ये सुनवाई हो रही थी तो लॉ मिनिस्टर जो बंगाल के थे उन्होंने एक तथ्य ये उठाया कि साहब कोर्ट में संविधान में मुझे आर्टिकल 20(3) में ये कहा गया है कि एक्यूज्ड को आप जबरदस्ती नहीं कर सकते कि वो अपने खिलाफ बयान दे। तो कोर्ट ने बड़े इंटरेस्टिंग वे में ये कहा कि जब आपको पता ही नहीं कि आप एक्यूज्ड हैं या नहीं है तो फिर आप रिलीफ क्या मांग रहे हैं, तो ये आपके ऊपर ये प्रोटेक्शन लगता ही नहीं, ये लागू ही नहीं होता। तो इसलिए आप जाइए और ईडी के सामने उपस्थित होइए। फिर उन्होंने ये कहा कि साहब ईडी बार बार सम्मन भेजता है, इससे हैरेसमेंट होता है, इसको रोका जाए। तो कोर्ट ने कहा ऐसा हम कोई आदेश नहीं दे सकते, क्योंकि 13 में से 11 बार आप उपस्थित नहीं हुए थे, तो आपके खिलाफ आपको किसी भी तरह का रिलीफ देने का कोई औचित्य नहीं बन रहा है। फिर उन्होंने ये कहा कि साहब ऐसा है कि मैं बुजुर्ग आदमी हूं, सीनियर सिटीजन हूं और मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती है, ईडी को बोलिए कि कलकत्ता में इन्वेस्टिगेशन करें मेरे घर आके या जहां मैं कहूं वहां पे। कोर्ट ने कहा ठीक है, अगर ईडी के अधिकारी वहां आएंगे तो इस बात की जिम्मेवारी आपकी होगी कि ईडी के अधिकारियों को प्रॉपर पुलिस प्रोटेक्शन मिले, किसी भी तरह से उनको कोई तंग ना करे और ईडी को आराम से अपना काम करने दिया जाए। और ईडी को कहा कि आप 24 घंटे का उनको आप नोटिस दे सकते हैं ताकि वहां पे पुलिस का बंदोबस्त इंतजाम किया जा सके। अब सवाल इस बात का है दोस्तों कि अगर केजरीवाल साहब ईडी ऑफिस नहीं जाते हैं, अगला समन जब आता है, क्योंकि पहले समन में मैंने अपने वीडियो में चर्चा करी थी और आप देख सकते हैं वीडियो का टाइटल था कि केजरीवाल ने राजनीतिक आत्महत्या क्यों करी, और उसमें मैंने यही बातें उठाई थी एग्जैक्टली जो आज कोर्ट ने कही। मैंने यही कहा था कि जब केजरीवाल साहब ना एक्यूज्ड हैं, ना आरोपी हैं, ना विटनेस है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है तो आप क्यों नहीं जा रहे। अगर आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं है तो आप मना कर दीजिएगा, अगर है तो आप हाँ कर दीजिएगा। आप एक्यूज्ड हैं या नहीं है ये तो बाद की बात है, आपसे इंफॉर्मेशन मांगी जा रही है। और इंफॉर्मेशन हो सकता है किसी आतंकवादी संगठन से संबंधित हो, किसी पॉलिटिकल फंडिंग से संबंधित हो सकता है कि कोई सरकार के निर्णय से संबंधित हो। जब आपको कुछ पता ही नहीं तो आप भाग क्यों रहे। आपको जाना चाहिए और सच्चाई अथॉरिटीज के सामने, न्याय व्यवस्था के सामने रखनी चाहिए। उससे भागने की जिम्मेवारी तो आपकी नहीं है, क्योंकि संविधान ये कहता है कि हर नागरिक न्याय व्यवस्था में सहयोग करेगा। तो केजरीवाल भी अगर देश के नागरिक हैं तो उनको सहयोग करना चाहिए, तो इसमें गलत क्या है। अब समस्या केजरीवाल साहब को ये हो गई कि अगर सेकंड समन इश्यू होता है और केजरीवाल दोबारा नहीं जाते हैं तो कोर्ट भी उनको रिलीफ शायद ना दे। और अगर कोर्ट रिलीफ नहीं देगा, क्योंकि केजरीवाल तो दिल्ली में ही रहते हैं, ईडी का हेड ऑफिस भी दिल्ली है, ईडी या तो जाके समन उनकी वहां पे इंक्वायरी कर सकता है या वो अपने अधिकारियों को भेज के उनको अरेस्ट करवा के ईडी ऑफिस ला सकता है इंक्वायरी के लिए।
क्योंकि अरेस्ट का प्रावधान भी सिविल प्रोसीजर कोड में है कि अगर कोई विटनेस जिस पे संदिग्ध है या जिसकी संलिप्तता पाई गई है, अगर वो कोऑपरेट नहीं करता है तो कानून में उससे कैसे कोऑपरेशन लेना है इसके भी प्रावधान है। और अगर केजरीवाल साहब बार बार दिल्ली से भागने की कोशिश करेंगे तो वो भी प्रावधान है कि ऐसे व्यक्ति जो एक्यूज्ड हैं या उनके ऊपर संगीन आरोप हैं और वो अगर कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं तो उनको भी अरेस्ट करके जेल में रखा जा सकता है। कानून में सब तरह के प्रावधान है। ये तो सिर्फ अब ईडी पे है कि वो कौन सा डंडा चलाना चाहती है या वो प्यार से केजरीवाल साहब को समझा ले। लेकिन दोस्तों, जिस तरह से कोर्ट के आदेश आ रहे हैं और जो इंपॉर्टेंट बात कोर्ट ने कही कि ये भारत 21वीं शताब्दी का है, यहाँ पे रूल ऑफ लॉ चलेगा। यहाँ किसी की मनमर्जी, किसी की दादागिरी, किसी की वोट बैंक पॉलिटिक्स, किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस या किसी का मसल पावर या मनी पावर नहीं चलेगा। और अगर ऐसा होता है और कोर्ट अगर यही स्थिति बनाए रखते हैं जो उम्मीद की जाती है कोर्टों से, तो ये देश के लिए एक सुखद समाचार है। तो दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बातें मुझे आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि केजरीवाल साहब समझ रहे होंगे कि ये बेहतर है कि हम कानून के हिसाब से चलें। आप दोबारा चुनाव लड़ सकते हैं, अगर एक बार हार भी गए तो दोबारा जीत भी सकते हैं, ये डेमोक्रेसी है। लेकिन अगर आप कानून के खिलाफ गए और कानूनी कार्रवाई हो गई तो आप चुनाव लड़ने से भी बेदखल किए जा सकते हैं। ये बात भी हमें समझनी होगी। तो उम्मीद है दोस्तों, ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, आप तक पहुंचाना मेरी जिम्मेवारी थी। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अभी तक ये चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लीजिए। फिर मुलाकात होगी एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक वंदे मातरम।